Hello everyone, I am Tathagato Paja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर लिया था और उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लिया था, हॉटस्पॉट भी मार्क कर लिया था। तो आज हम लोग आ चुके हैं इकोलॉजी के जो सेकेंड चैप्टर है, यानी इकोलॉजी यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आपके लिए इम्प्लीमेंट किया है कि मैं जो एनसीईआरटी के जो हॉटस्पॉट मार्किंग या फिर जो मार्किंग है वो मार्किंग ऑलरेडी आपके लिए कर लिया है, ताकि आपका लेक्चर में टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाए। और ये जो मार्क्ड पार्ट है उस पार्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा आपको, और आपको भी अपना जो एनसीईआरटी है वो अपने साथ लेके बैठना है और वो जहाँ जहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ जहाँ मैं मार्क करवाता रहूँगा, वो चीज़ आपको खुद के एनसीईआरटी पे भी मार्क करते हुए चलना है और उसको रिवाइज़ भी करना है। क्योंकि वो जो हॉटस्पॉट में मार्क करवाऊँगा आप एकदम लिख के ले लो कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा इस चैप्टर से तो वहीं से आएगा। हाँ, अगर ऑफ बीट टाइप का कुछ क्वेश्चन आ गया तो उससे कुछ अलग हो सकता है, या तो मैं जहाँ जहाँ आपको मार्क करवा रहा हूँगा वहीं से आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो पहले तो हमें यह जानना होगा कि इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है। तो आपका इकोसिस्टम क्या होता है कि एक जो नेचर है, इस नेचर में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा है कि वो जो उनका फंक्शनल जो इंटरेक्शन होते हैं एक लोकेशन पे रह के, तो उसको हम निश कहते हैं। तो ये जो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, ये सब इंटरेक्टिंग जो स्पीसीज़, ये सब मिल के एक आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी भी आप कह सकते हैं, ये तैयार करता है, जिसको कि आप बेसिकली इकोसिस्टम कहते हैं। और आई थिंक इकोसिस्टम का जो डेफिनेशन है बेसिक, ये भी आप लोगों को पता होगा। और इकोसिस्टम बेसिकली आपको पता ही होगा कि दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल, जो कि लैंड पे जो इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका डेजर्ट हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम भी आपको पता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम आपका कहाँ, आपका सी में हो सकते हैं, लेक में हो सकते हैं, पॉन्ड में हो सकते हैं। ऐसे ही जो भी जहाँ जहाँ वेटलैंड है वहाँ पे आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम मिल जाएंगे। और इकोसिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म या फिर बहुत सारे इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ रहते हैं और वो लोग अपना फंक्शनल इंटरेक्शन भी करते हैं। तो ये आपका बेसिकली इकोसिस्टम है। तो अब हम लोग सीधा यहाँ पे एनसीईआरटी मार्क पोर्शन पे चले जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बेसिक्स भी लिख दिया है उसके बगल में, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका बेसिकली आपका एकदम ही बेसिक सा चीज़ है। और यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन को, ये जो इकोसिस्टम जो है, इसका एक बेसिक डेफिनेशन पहली ही लाइन पे दिया गया है। कैन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organism interact among themselves and also with the surrounding environment। तो बेसिकली आपका जो इकोसिस्टम है ये आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर के रूप में माना जा सकता है, और उसी के साथ साथ आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जो रहते हैं वो अपने बीच में इंटरेक्ट करते हैं, एंड उनके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उनके साथ भी वो बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ आपका इकोलॉजिकल निश जो है उसके साथ साथ मिल रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इकोलॉजिकल निश थोड़ा सा अलग चीज़ है इससे, क्योंकि ये बेसिकली एक इकोसिस्टम है। इसमें ये आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे आपका फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन से शुरू करके आपका वेलिसिनेरिया, या फिर अगर आपका मेरिन हो गया तो आपका सी ग्रास, ऐसे बहुत सारे लार्ज जो आपका रूटेड सबमर्ज प्लांट हो सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्वाटिक चीज़ें, एक्वाटिक प्लांट जो हैं वो हो सकते हैं आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ऐसे ही आपका जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी ऐसे ही बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि आपका डिफरेंट लेवल पे ऑक्यूपाई करेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे मार्क किया गया है कि आपका बेसिकली दो टाइप के जो है इकोसिस्टम होते हैं। एक तो है आपका टेरेस्ट्रियल, एक है एक्वाटिक। मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुअरी आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपका बेसिक सा चीज़ है। आई थिंक ये तो सब लोगों को ही पता होगा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम लोग जहाँ पे जाएंगे वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, वो है कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
तो यहाँ पे बेसिकली हमें प्रॉपर जो एक इकोसिस्टम होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या क्या प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों से मिलके आपका एक इकोसिस्टम बन सकता है, क्या उसका एक्सेप्शन है, या फिर ऐसा कुछ जो डिटेल डिस्कशन है वो हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी आपका, मैंने जैसा कहा कि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ होगा। अगर आप चाहे तो ये मार्क लाइन को आप पहले खुद से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मेरे साथ उसको समझने की कोशिश कीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पहले तो यहाँ पे ये आपका है कि जो इकोसिस्टम है इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों जो कंपोनेंट है उन दोनों कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे पहले ही हमने बेसिक जो लाइन हमने इससे पहले वाले पे पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि ये एक इंटरेक्शन है विद द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। तो आपका सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में तो आपको पता है कि काफ़ी सारा एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। तो बेसिकली उस एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है। और यहीं आपको पहले यहाँ पे कहा गया है कि इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट्स इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो आपका इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक दोनों जो टाइप ऑफ चीज़ें हैं एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में एक फिजिकल इंटरेक्शन की तरीके से हम इसे देख सकते हैं एक इकोसिस्टम को। Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives its species composition। तो हमें बेसिकली उस इकोसिस्टम के बारे में जो कितना एनिमल स्पीसीज है, कितना कुछ है, इसके बारे में अगर हम जान लेंगे तो हमें उसका जो स्पीसीज कॉम्पोजिशन है वो पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपका ये जो आपका सिंबल हैशटैग जो दिया हुआ है इसका मतलब ये आपका हॉटस्पॉट है। और हॉटस्पॉट का मतलब तो आप लोगों को अब तक तो पता ही होगा कि हॉटस्पॉट मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस कितने हैं, 100% है। और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, आप एकदम लिख के ले लीजिए, कहीं पे भी आप लिख लीजिए कि जो मैंने हॉटस्पॉट आपको मार्क करवाया वहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। और आप प्रीवियस ईयर्स भी जब उठा के देखेंगे खुद तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहीं से क्वेश्चन अल्टीमेटली बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है vertical distribution of different species occupying different level is called stratification। तो ये stratification के थ्रू, ये stratification आई थिंक आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी समझाया था, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में एक आपका जो एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपका ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था जितना मुझे याद है। तो उसमें आपका स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली आंसर था। क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन क्यों आंसर था, क्योंकि ये बेसिकली आपका एक बायोटिक कम्युनिटी जिसको आप कह सकते हैं, तो उसका एक फंक्शनल यूनिट आप कह सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्योंकि आपका ये इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम का कोई ये फंक्शनल यूनिट या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका बायोलॉजिकल कम्युनिटी या फिर बायोटिक कम्युनिटी भी जिसे आप कह सकते हैं उसका एक फंक्शनल यूनिट या फिर एक छोटा सा पार्ट आप कह सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन को। और स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली क्या है कि जो वर्टिकल, अब तो वर्टिकल तो शेप आप लोगों को पता होगा कि एकदम भार्टेक से नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो उसको आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, ये टर्म आपको याद रखना है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज तो ठीक है, लेकिन डिफरेंट लेवल में भी उनको रहना चाहिए। वो डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग सेम लेवल, ये आपका स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली डिफरेंट स्ट्रेटा में उसको क्लासीफाई करना है। तो अगर आपको उसको डिफरेंट स्ट्रेटा में क्लासीफाई करना है तो क्या करना होगा, आपका सेम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो है उसको आप सेम वर्टिकल लेयर पे रख ही नहीं सकते। तो अगर आप सेम वर्टिकल स्ट्रेटा में रख देंगे तो वो अल्टीमेटली डिफरेंट स्ट्रेटा में आएगा कैसे, अगर आप सेम लेवल पे उनको रख दें। तो आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पीसीज़ है उनको आप डिफरेंट वर्टिकल लेयर में अगर रख देंगे तो उसको आप बेसिकली क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। और स्ट्रैटिफिकेशन का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे NCERT पे ही दिया गया है कि आपका जो ट्री है वो आपका टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा में आएगा, एक फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो। उसके बाद आपका श्रब्स जो होगा वो आएगा, फिर आपका हर्ब्स आएगा और फिर ग्रासेस एकदम आपका बॉटम लेयर में आएगा। क्योंकि आपका, आप इसे एकदम किसी नॉर्मल सी एक पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि आपका जो ट्री होगा, अगर वो वुडी ट्री है तो वो सबसे लंबा होगा, तो इसीलिए वो सबसे ऊपर वाला जो वर्टिकल स्ट्रेटा है उसमें ऑक्यूपाई करेगा। फिर आपका जो श्रब्स है वो इंटरमीडिएट होगा, हर्ब्स है उससे जो श्रब्स है उससे थोड़ा नीचे आएगा, और ग्रासेस तो एकदम आपके मिट्टी में रहते हैं, यानी ये एकदम बॉटम लेयर पे रहेगा। तो ये बेसिकली आपका एक हॉटस्पॉट है।
इसके बाद आपका जो हॉटस्पॉट है ये तो एकदम आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट पे ही यहाँ पे दिया गया है कि द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट को अगर आप एक यूनिट के रूप में देखना चाहेंगे तो आपको ये जो कुछ 4 पॉइंट्स दिया गया है इनके बारे में आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। और ये आई थिंक 2017 या 18 में क्वेश्चन में पूछ भी चुका है कि इसमें भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम, ऐसे पूछा गया था आपका। तो वहाँ पे भी आपको ये जो चारों दिया गया है कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एकदम आपको याद रखना है। और इसके बाद हम तो इस लेक्चर पे आपका जो प्रोडक्टिविटी क्या है, ये सब क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि मैंने मार्क कर रखा है। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पे बेसिकली वो काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो इसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, जहाँ पे भी आपको यहाँ पे नोट्स जो है यहाँ पे बेसिक मिलेगा, तो वो उसको आप एक बार या 2 बार आप रीडिंग पढ़ लेंगे तो ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी आसान सा चीज़ है। वो आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो खुद भी समझ सकते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एबायोटिक कंपोनेंट इज़ वाटर with all dissolved inorganic and organic substance and the rich soil deposits at the bottom layer of the pond। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कहाँ से क्या शुरू हो गया। तो ये बेसिकली आपका एक एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा होगा यहाँ पे। तो जो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक पॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। तो आपका जो पॉन्ड है उस पॉन्ड में जो आपका एबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में तो आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो जाएगा, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होगा वो आपका डिज़ोल्व इन वाटर होगा, डिज़ोल्व इन सॉल्ट नहीं, डिज़ोल्व इन वाटर होगा। तो होके वो आपका बॉटम में मिल जाएगा। यही आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है ये एक्वाटिक इकोसिस्टम या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन सा आपका जो एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, कैसे वो पॉन्ड में मिलते हैं, तो ये आपको बेसिकली एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ ही आ रहा होगा अभी तक कि काफ़ी आसान चीज़ है। इसके बाद क्या कह रहा है कि द ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट इंक्लूड्स phytoplankton, some algae and the free floating submerged and marginal plants found at the edges। तो आपका जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है इसमें बेसिकली तो कोई भी इकोसिस्टम होगा तो उसमें तो प्रोड्यूसर का ज़रूरत होगा ही होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर के बिना तो हम लोग जो सनलाइट जो है, सनलाइट का जो एनर्जी, जो कि अल्टीमेटली एनर्जी सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ इकोसिस्टम एक्सेप्ट आपका डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जो है, जो कि हमने पिछले लेक्चर पे आई थिंक पढ़ भी लिया है, और आगे भी हम लोग इसी लेक्चर पे एक और बार उसको पढ़ेंगे जब आपका बेसिकली वो जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम के जो 4 बेसिक पार्ट है उसमें आप एनर्जी फ्लो में भी वो फिर से दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली वही, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर सनलाइट को फिक्स करना है या फिर आप एक्वाटिक क्या कहीं भी अगर कहीं भी आपको सनलाइट फिक्स करना है तो आपको तो प्रोड्यूसर का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में वही जो प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रोप जो है उसका एग्जांपल दे रहा है कि वो आपका फाइटोप्लैंक्टन हो सकता है, कुछ एल्गीज हो सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन एल्गी हो सकता है, ब्राउन एल्गी हो सकता है, रेड एल्गी हो सकता है। आपको पता ही है कि जो आपका रेड एल्गी जो है वो सबसे डीपेस्ट लेयर में आपको मिलता है। वो हमने आई थिंक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी किया हुआ है, और इससे पहले वाला जो लेक्चर था वहाँ पे भी लाइट का इंपॉर्टेंस जो एक इकोसिस्टम में पढ़ रहे थे हम, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपको कह रहा है कि कुछ सबमर्ज्ड प्लांट हो सकते हैं, कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हो सकते हैं। ये सब आपका मिलता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। कैसे? आपका एक ऑटोट्रोप या फिर प्रोड्यूसर के रूप में। द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जूप्लैंक्टन, द फ्री स्विमिंग बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। The decomposers are fungi, bacteria, flagellates, especially abundant in the bottom of the pond। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक बेसिक चीज़ कह रहा है कि जो आपका कंज्यूमर है वो बेसिकली आपका जू प्लैंक्टन हो सकता है, या फिर आप लोगों को अगर पता होगा कि आपका जो फिश है वो भी आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम में आएगा, तो वो भी बेसिकली कंज्यूमर के अंदर ही आना चाहिए उनको भी। और आपका जो अल्टीमेट डिकम्पोजर जो है वो आपका फंजाई है, बैक्टीरिया है,
और ये बेसिकली आपका पॉन्ड का जो डीपेस्ट पार्ट है, यानी जो एकदम बॉटम जो पार्ट है, उस बॉटम पार्ट में जनरली मिलते हैं। तो क्यों बॉटम पार्ट में मिलते हैं? क्योंकि बॉटम पार्ट में ही जनरली आपका जो डेड डिकेइंग मटेरियल है, डेड डिकेइंग मटेरियल जो है वो तो धीरे धीरे पानी के अंदर नीचे आता जाएगा, और नीचे आते आते जब सेडिमेंट पड़ेगा तो उसी सेडिमेंट में से ये लोग आप उनका जो डेट्रीटिव होड जो है या फिर डिकम्पोजर जो है, ये बेसिकली उनका काम करते हैं डिकम्पोज करने का। और ऐसे ही यहाँ पे जो आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी चलता रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ही है। यहाँ पे आपका जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कह सकते हैं, एनर्जी साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में जो एनर्जी था वही अल्टीमेटली कुछ डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होके रिलीज़ हो रहा है वहाँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि देयर इज़ ए यूनी डिरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन ऑफ एंड लॉस ऑफ हीट टू द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका जो एनर्जी का जो फ्लो है, एनर्जी का फ्लो आपको याद रखना होगा कि ये हमेशा यूनी डिरेक्शनल होता है। ये बाई डिरेक्शनल या फिर आपका लोअर से हायर तो जा सकता है, लेकिन हायर से लोअर, हायर ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल ऐसा आपका नहीं आ सकता। हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल होगा और ये लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ होगा। और क्यों होगा इसके बारे में हम जब वो लिंडेमैन्स 10% लॉ जब हम पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे से पता चल जाएगा, जो कि हम आगे किसी लेक्चर में कवर अप करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक बेसिक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि आपका जो हीट है ये तो एक टाइप ऑफ एनर्जी है। तो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो ये जो आपका हीट जो टाइप ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी बेसिकली जब सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे जाएगा तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल है उसमें तो लोअर ट्रॉफिक लेवल से काफ़ी कम एनर्जी जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है, सिर्फ 10% ही उसमें जा रहा है। तो आपका जो हायर ट्रॉफिक लेवल में जो प्रेजेंट है उनमें तो ऑलरेडी एनर्जी काफ़ी कम है, तो वो तो कभी भी उल्टा डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस लाइन से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो इकोलॉजिकल जो पिरामिड है, इसमें आपसे एक चीज़ बहुत बार पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड का जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। आपका CBSE बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि क्यों ये आपका इन्वर्टेड नहीं हो सकता। तो आपको मैंने ऑलरेडी जो एक्सप्लेन किया यहाँ पे, आप चाहे तो वीडियो को बैक में जाकर फिर से सुन सकते हैं, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका हर एक ट्रॉफिक लेवल पे आपका, या फिर आप कह सकते हैं कि सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल पे आपका बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाता है। तो अगर लॉस हो जाता है तो जो आपका ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल होगा, उस ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का कंटेंट कितना होगा? काफ़ी कम होगा। तो अगर वो कम एनर्जी कंटेंट से कैसे नीचे वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाएगा? नीचे वाला तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा होगा, तो उल्टा डायरेक्शन में ये नहीं जा सकता। ये आपको बेसिकली समझने की बात थी। इसके बाद जो है आपका बेसिकली जो इकोलॉजी का जो फंक्शनल यूनिट, जो 4 यूनिट है आपका, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये चारों आपको याद होना चाहिए। इसलिए आप चाहे तो एक बार मेरे साथ दोबारा बोलिए, क्या क्या है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? हम लोग प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो अंडरलाइन करके रखे हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो आपको प्रोडक्टिविटी तो एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो सकते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो सकते हैं, कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो बेसिकली जो ऑटोट्रोप्स है, वो ऑटोट्रोप्स कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में जितना अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस कर पाएगा, तो उसी को आप बेसिकली क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये भी 2 तरीके की हो सकते हैं। एक तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक है होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपको पता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो कि जितना टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास वो क्रिएट कर पाए, यही आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, अगर वो एक प्लांट है तो उस प्लांट को खुद सस्टेन करने के लिए भी उसको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। तो उस रेस्पिरेशन में कुछ रेस्पिरेटरी लॉस भी हो जाएगा। तो उस रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जितना अमाउंट उसमें पड़ा रहेगा, जितना अमाउंट ऑफ बायोमास उसमें पड़ा रहेगा, यानी जितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी को वो फिक्स अल्टीमेटली कर पाया, नेट, तो इसी को आप क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अल्टीमेटली यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ये प्लांट जो जिसने ये किया है, तो उस वही चीज़ आपका जो
अगले जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें, उस ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि ग्रॉस में से तो रेस्पिरेटरी लॉस उसी ऑर्गेनिज्म खुद ही लॉस कर रहा है, उसके बाद जो पड़ा रहेगा उसी को अगले ट्रॉफिक लेवल वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम कर पाएगा, यानी इसी को आप कहते हैं क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी आसान है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन कौन करता है, वो बेसिकली आपका जो है कंज्यूमर, यानी आपका जो कार्निवोर आप कह सकते हैं जो कार्निवोर है वो जितना अमाउंट ऑफ आपका ये बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर पाएगा, तो इसी को आप बेसिकली क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा ही बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, आई एम सॉरी, थोड़ा इसके साथ आपको बियर करना पड़ेगा। मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। चलिए हम लोग इसको छोड़ते हैं इसको, क्योंकि वो वहाँ पे होता रहेगा, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपके इसके बाद क्या कह रहा है कि constant input of solar energy is the basic requirement for ecosystem to function and sustain। ये हमें पता है कि ये आपका जो थार्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी आपका ऑलवेज रिक्वायर्ड है जो इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, तो उसको हम एकदम एनसीईआरटी के लाइन से पढ़ेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे। Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis। तो यहाँ पे जो चीज़ है ओवर ए टाइम पीरियड, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया कि इसको नहीं, आपको इसको एक ही महीना में करना है या फिर एक ही साल में करना है, काउंट करना है। यहाँ पे एक टाइम पीरियड, कोई उसको एक साल भी ले सकता है, कोई इसको 10 साल भी ले सकता है, कोई उसको एक दिन भी ले सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो यूनिट आएगा, इस यूनिट में कुछ भी आपका टाइम रिलेटेड टर्म नहीं आएगा, तो दैट्स वाई इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कितना ग्राम ऑफ वेट प्रोड्यूस कर रहा है कितना एरिया में, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। और एनर्जी के टर्म्स में अगर करेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, यानी कितना किलो कैलोरी एनर्जी तैयार हो रहा है पर मीटर स्क्वायर एरिया में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वहाँ पे एक डिफाइंड टाइम पीरियड में है, सॉरी कोई डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ पे ओवर ए टाइम पीरियड है, कोई भी टाइम पीरियड में हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे यूनिट में बेसिकली आपका टाइम का कुछ जिक्र नहीं आ रहा है। लेकिन द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जहाँ पे भी आपको दिख जाए कि रेट आ जाएगा तो रेट मतलब आपका एक डिफाइंड टाइम में होना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड, यानी आपका एक सेकेंड में कितना मीटर जा रहा है। तो कुछ भी अगर आपका रेट आ जाए तो रेट मतलब वहाँ पे आपका टाइम का यूनिट ज़रूर आएगा, तो इसीलिए इसका जो यूनिट हो जाएगा कितना, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर अगर एनर्जी के टर्म्स में तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी एक साल में कितना, एक साल में एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितना ग्राम, या फिर एक साल में एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितना किलो कैलोरी तैयार कर रहा है, इसको आप बेसिकली क्या कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे जो भी हो रहा है सभी यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, आप एनसीईआरटी को मार्क कर लीजिए और खुद इसको पढ़िए, क्योंकि आपको खुद को भी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक हॉटस्पॉट वाला चीज़ है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इक्वल्स टू आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्लांट स्पीसीज है उसी के ऊपर डिपेंड करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये तो हमें एकदम बेसिक नॉलेज के थ्रू हमें पता है कि जो यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हम लोग जो प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रोफ्स जो है उनके ही बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट होगा डेफिनेटली उतना ही उस पर्टिकुलर एरिया पे आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है कि ये आपको बेसिकली रीडिंग ही पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आई डोंट थिंक कभी आ सकता है, लेकिन आप चाहे तो ये जो वैल्यूज़ है इसको आप एक फैक्ट शीट में इंक्लूड कर सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको जनरली मॉक टेस्ट में दिख सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो एग्ज़ाम में आई डोंट थिंक सो। फिर भी हमने इसको मार्क कर लिया है और इसको हम एक बार रिवाइज भी ज़रूर कर लेंगे कि द एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर, यानी होल जो टोटल वर्ल्ड है यहाँ पे जितना बायोस्फीयर है उसमें टोटल कितना है 170 बिलियन टन्स।
ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक और चीज़ याद रखना है कि हाँ, यहाँ पे हम जहाँ पे भी वेट की बात करेंगे हम लोग ड्राई वेट ही लेते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जो ग्रॉस जो वेट है यानी जो उसके वाटर या फिर बाकी सारे चीज़ के साथ मिलके जो वेट है वो आप यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा आपका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वाटर को तो क्योंकि हम आप लोगों को पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, तो वाटर तो बेसिकली उस प्रोडक्टिविटी में नहीं आएगा। तो अगर आप उसका टोटल वेट लेंगे तो वो बहुत ही मतलब आपका ग्रॉस कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका एक्यूरेट वैल्यू उससे नहीं आ सकता, या फिर हम एक्यूरेट जो वहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ड्राई वेट लेना ज़रूरी है यहाँ पे। Of this, despite occupying 70% of the surface, the productivity of ocean is only 55 billion tons। तो जो आपको पता है हमारे जो पूरे विश्व है, इस विश्व में 70% आपका समंदर यानी जो एक्वाटिक पार्ट है यही ऑक्यूपाई करते हैं या फिर यही सराउंड करते हैं। तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोकेशन रहने के बावजूद उनका जो प्रोडक्टिविटी कितना है, सिर्फ 55 बिलियन टन्स। यानी आपका रिमेनिंग जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उस प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि आपका 170 माइनस 55 दैट इज़ 115 बिलियन टन्स जो है वो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। और यह आपका काफ़ी याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि जनरली अगर क्वेश्चन काफ़ी टफ देगा तभी यहाँ से देने की चांसेस ज़्यादा है। यानी आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कंस्ट्रेंट है तो आप इसे आसानी से या फिर बेझिझक छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना जो दूसरा इकोलॉजी का या फिर इकोसिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, जो कि आपका डिकम्पोजिशन। तो हम लोग बेसिकली यही डिकम्पोजिशन तक ही इस लेक्चर को पढ़ेंगे, लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन है इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपका हॉटस्पॉट भी आ चुका है, यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मार्क भी कर लिया है कि कहाँ पे आपका हॉटस्पॉट है, कहाँ पे आपको अच्छे से करना है। काफ़ी अच्छे से कलरफुल्ली मैंने मार्क कर दिया है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करते हुए भी चलूँगा। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन का हम एक अगर ओवरव्यू ले ले तो आपका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो आप लोगों को तो पता ही है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर वो अभी ज़िंदा है तो कभी ना कभी तो वो मर ही जाएगा। अगर वो मर जाएगा तो उसके बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर जो भी चीज़ें हैं, तो वो तो वहाँ पे ऐसे ही फिक्स रह के नहीं हो सकता ना। तो उसको क्या होगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। उसको डिकम्पोज करके उसमें जो भी कंपोनेंट है, जो कि अर्थ क्रस्ट का हो सकता है या फिर किसी भी जो कंपोनेंट चीज़ें हैं, इस सब को आप डिकम्पोजिशन के थ्रू ब्रेक कर लेते हैं। और ब्रेक करके फिर से उसको आपका जो नॉर्मल बायोस्फीयर है, उस बायोस्फीयर या फिर आप कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में फिर से वो देना पड़ेगा। तो ये जो काम है ये बेसिकली कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। और ये डिकम्पोजर्स जनरली आपका डेट्रिटिवोर होते हैं, लेकिन आपको डेट्रिटिवोर के साथ ज़्यादा डिकम्पोजर को हम लोग तो सिनोनिमस मान सकते हैं, लेकिन दोनों का कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस है। आपको डेट्रिटिवोर याद रखना है कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो हो सकते हैं, और डिकम्पोजर जो है वो किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं उसको डिकम्पोज करेगा, यानी उसको ब्रेक करेगा। डिकम्पोजिशन मतलब तो आपको पता है कि इसको बेसिक सिंपलर यूनिट में उसको ब्रेक करना है, यही आपका बेसिकली डिकम्पोजिशन है। और डिकम्पोजिशन के कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि आपको ये एकदम ऑर्डरली याद रखने हैं, क्योंकि ये एक हॉटस्पॉट है आपका। यहाँ पे आपको ऑर्डर पूछ सकता है कि कौन सा आपका करेक्ट ऑर्डर है जिस ऑर्डर में डिकम्पोजिशन होता है। तो आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहले क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो पहले क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन, फिर क्या होगा, लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। तो ये बेसिकली आपका जो यहाँ पे 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप एकदम क्रोनोलॉजिकली आपको याद रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ है तो जो कि ये डिकम्पोजिशन काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो नाम दिया हुआ है उसी नाम से आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल रहा है कि फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है। उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में आपको ब्रेक करना है। तो ये आपका कोई भी जो अर्थवर्म हो सकते हैं या फिर कुछ भी डेट्रिटिवोर जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में ब्रेक कर देंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़े में उसको ब्रेक कर देंगे। फिर क्या होगा, लीचिंग होगा। लीचिंग का मतलब आप लोगों को पता है कि इसमें वाटर सॉल्युबल
सॉल्युबल जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक कुछ हो, तो वो यहाँ पे आपका सॉल्ट भी हो सकता है जो कि वाटर सॉल्युबल है। जो भी चीज़ें आपका वो फ्रेगमेंटेशन के बाद जो भी चीज़ें आपका वाटर सॉल्युबल मिलेगा, वो आपका बेसिकली इस लीचिंग के माध्यम से आपका सॉइल हॉरिजन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये आपका लीचिंग था। इसके बाद है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म बेसिकली आपका कुछ एंजाइमेटिक एक चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। कैटाबॉलिज्म जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कैटाबॉलिज्म मतलब उस चीज़ को ब्रेक करना, लेकिन आपका कुछ एंजाइम के माध्यम से, यानी उसको और भी बेसिक यूनिट में ब्रेक करना। यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन मतलब उसका फिजिकली उसको कुछ छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना, लेकिन आपका कैटाबॉलिज्म का मतलब उसमें आपको कुछ एंजाइम्स के थ्रू उसको डिग्रेड करना पड़ेगा। उसको डिग्रेड करके एकदम उसका जो बेसिक यूनिट्स है, यानी जो बेसिक इनऑर्गेनिक आपका सब्सटेंसेस है, सिंपलर जो सब्सटेंसेस है, उसमें ब्रेक करना को आप क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। इसके बाद आपका ह्यूमिफिकेशन होगा। ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस का फॉर्मेशन बेसिकली। तो उससे एक काला रंग का एक चीज़ बन जाएगा जो कि क्या कहेगा, कहा जाएगा ह्यूमस। और ये ह्यूमस आपका जो है माइक्रोबियल जो एक्शन है, उस एक्शन के काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, और ये बेसिकली आपका ब्लैक कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का होता है ह्यूमस जो होता है। और इसके बाद अल्टीमेटली आपका आएगा मिनरलाइजेशन, यानी उसमें जो भी आपका मिनरल प्रेजेंट है वो मिनरल बेसिकली मतलब पहले तो आपको उसको डिग्रेड करना पड़ेगा, उस डिग्रेडेशन के साथ साथ उसमें जो भी मिनरल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो फिर से मिट्टी में चला जाएगा। इस यानी आपका जैसा पहले था वैसा हो गया। ये आपका बेसिक स्टेप्स है जो कि आपका ये डिकम्पोजिशन में आपको पढ़ना है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले जो डेफिनेशन दिया है एनसीईआरटी पे, वो आपको मार्क कर दिया है कि डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, उस छोटे छोटे टुकड़े नहीं, जो उनका बेसिक जो यूनिट है, उस बेसिक यूनिट में हम एंजाइमेटिक और फिजिकल ऐसे बहुत सारे जो 5 स्टेप प्रोसीड्यूर है उस स्टेप के थ्रू ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इसके बाद डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव, बार्क्स, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट द डेट्रिटस। जो मैंने आपसे कहा था कि ये जो चीज़ें हैं, जो आपका डेड एनिमल के जो रिमेनिंग पोर्शन है, फीकल मैटर हो सकते हैं, ये सब आपका बेसिकली डेट्रिटस होते हैं। और इसी डेट्रिटस में जो लोग फीड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, डेट्रिटिवोर कहते हैं। जी हाँ, डेट्रिटिवोर कहते हैं। वहाँ पे आपको जिसमें भी जिसके नाम के अगले नाम के बाद आपका वोर आ जाएगा तो वो बेसिकली उसको खाता है। जैसे कि हार्बीवोर मतलब हार्ब्स खाता है, यानी प्लांट खाता है। कार्निवोर मतलब जो आपका फ्लेश ईटिंग है, यानी आपका मीट ईटिंग जो है। और यहाँ पे डेट्रिटस पे जो फीड करते हैं वो क्या है, डेट्रिटिवोर। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, ये आपको एकदम क्रोनोलॉजिकली याद रखना है। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो ये आपको याद रखने हैं, बार बार रिवाइज भी करने हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और आपका जो ये जो बेसिक स्टेप्स है उनका डेफिनेशन दिया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। अब मैं यहाँ पे समझा भी दिया हूँ काफ़ी अच्छे से। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लाइन को पढ़ते हुए चला जाऊँगा कि डेट्रिटिवोर्स जो है, एग्जाम्पल आपका अर्थवर्म दिया है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि अर्थवर्म जो है एक डेट्रिटिवोर है, इसीलिए इनको जो है आपका फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। तो अर्थवर्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर soluble inorganic nutrients go down the soil horizon and gets precipitated as unavailable salt। ये भी मैंने आपको बोल दिया था। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड्स द डेट्रिटस इनटू सिंपलर inorganic substances, I'm sorry, simpler inorganic substances, and this process is called as catabolism। This I have also explained to you in really detail। तो आपको ये सब बेसिकली पढ़ लेने हैं, काफ़ी आसान सी चीज़ है। यहाँ पे इसके बाद जो ह्यूमिफिकेशन के बारे में बात कर रहा होगा, ह्यूमिफिकेशन को हम पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमिफिकेशन का जो डेफिनेशन दिया है वो क्या है कि ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। दिस आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू ऑलरेडी कि जो ह्यूमस है वो आपका बेसिकली क्या डार्किश या फिर ब्लैकिश जो कलर है, ब्लैकिश कलर का होता है। एंड दिस इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन इन एन एक्सट्रीमली स्लो रेट।
ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि ये आपका एक हॉटस्पॉट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ह्यूमस है वो बेसिकली माइक्रोबियल जो एक्शन है उसमें रेजिस्टेंट है या फिर उसमें रेजिस्टेंट नहीं है। तो ये आपका दिस इज़ बेसिकली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन इन एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा अब तक। इसके बाद हम लोग जो आखिरी जो स्टेप है, हम लोग तो यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन पढ़ लिया। अल्टीमेट जो फाइनल स्टेप है मिनरलाइजेशन, उसके बारे में एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि ह्यूमस इज़ फार्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ऑकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम लोग तो एकदम चैप्टर के आखिरी पोर्शन पे आ चुके हैं, और यानी ये जो लेक्चर है इस लेक्चर के आखिरी पोर्शन में आ चुके हैं, और आपका जो डिकम्पोजिशन है इसके एकदम लास्ट पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपका एक और हॉटस्पॉट आपको मिल रहा होगा जहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस कितने हैं, 100% है, और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहला यहाँ पे जो आपको बेसिकली कुछ चीज़ याद रखना है कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है जो ह्यूमस है वो आपका बेसिकली माइक्रोबियल एक्शन का काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट है, उसमें माइक्रोबियल एक्शन जनरली आसानी से होता नहीं। इसके बाद जो आपका डिकम्पोजिशन का जो रेट है, यहाँ पे मैं टोटल डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ, मतलब ये जो 5 स्टेप मिल के जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ये टोटल जो डिकम्पोजिशन का स्टेप है ये भी आपका कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन है ये बेसिकली एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए आपका कहीं पे भी अगर एनारोबिक कंडीशन हो जाए तो एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो हो जाएगा, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो अगर आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो तो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाता है आपके लिए। इसके साथ साथ आपका जो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी आपका अगर कुछ ह्यूमिड और जो थोड़ा सा अगर आपका जो हॉट वेदर अगर होगा तो वहाँ पे आपका जो डिकम्पोजिशन काफ़ी फास्ट होगा। जो आप कह सकते हैं कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट थोड़ा होगा, जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन काफ़ी जल्दी होता है। लेकिन अगर आप किसी वैसे ही ठीक आप उसका कॉन्ट्रास्टिंग जगह पे चले जाएंगे, यानी जहाँ पे आपका काफ़ी ठंड है, वहाँ पे डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई अगर कुछ हिमालय या फिर ऐसा ही कुछ पहाड़ में अगर ट्रेकिंग में गए थे और कुछ मिसहैप के कारण वो वहाँ पे मर गए हैं तो उनका बॉडी डिकम्पोज नहीं होता, जैसा का तैसा ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपका काफ़ी ठंड वेदर है, तो इसीलिए डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो प्रोसीड्योर है वहाँ पे। इसके साथ साथ आपका जो डेट्रिटस है उस डेट्रिटस की नेचर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर आपके डेट्रिटस में ऑर्गेनिक जो चीज़ें ज़्यादा है, यानी आपका नाइट्रोजन या फिर वाटर सॉल्युबल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, तो आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा। यानी यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक चीज़ें होगा प्रेजेंट होगा तो वो आपका वहाँ पे डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा। लेकिन अगर वहाँ पे काइटिन, लिग्निन, यहाँ पे काइटिन को बहुत सारे लोग चीटिन भी प्रोनाउंस करते हैं, तो आप जैसा चाहे प्रोनाउंस कर सकते हैं, आपको अल्टीमेटली एग्जाम में इसको करके आना है कि अगर ये लिग्निन और या काइटिन अगर प्रेजेंट होगा तो आपका डिकम्पोजिशन का रेट बेसिकली बहुत स्लोअर होगा। तो इसको हम एक बार सीधा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं और उसके साथ ही आज का लेक्चर का भी हम यहाँ पे रोक देंगे। पढ़ लेते हैं पहले। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। पता है, in a particular climatic condition, rate of decomposition is slower if the detritus is rich in lignin and chitin, and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आपका हॉटस्पॉट भी है ये वाला। इसके बाद टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट्स द डिकम्पोजिशन through their effects on the activity of soil microbes. Warm and moist environment favors decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis inhibits the decomposition, resulting in build-up of organic material. Already मैंने आपको ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको ये जो डिकम्पोजिशन जो पूरा स्टेप है, इकोसिस्टम का एक यूनिट है, इसको काफ़ी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए होंगे तो ज़रूर थम्स अप कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये समझ नहीं आया, कुछ भी अगर चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।